फॉर्म भरिए, तमाम बवाल के बाद परीक्षा की तारीख मिलेगी। अकल्पनीय यातनाओं का सामना करके कहीं दूर दराज जाइए पेपर देने और उसके बाद पेपर लीक हो जाएगा। आपको इस बात की सूचना मिले उससे पहले आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में इस बात पर बहस शुरू हो चुकी होगी कि इस बात के लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है। और इन सब के बीच में अपने बर्बाद होते हुए भविष्य को देखिए। कहीं कोना मिल जाए तो अकेले में रो लीजिए। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, रूस हो, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, राजनीतिक और वैचारिक श्रद्धा के अनुसार बता दीजिए कि कौन कहां पर इस पेपर लीक के लिए और आपकी बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इस बात को स्वीकार करिए कि तंत्र समाप्त हो चुका है, भ्रष्टाचार की दीमक खा चुकी है इसको, और ऊपर से लेकर के नीचे तक सब लिप्त है। जो चेहरे पकड़े जाएंगे या पकड़े जा रहे हैं वो मोहरे हैं और चेहरे आपको कभी नहीं दिखाई देंगे। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्रों का दुख देखने के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए और बाद में इतना सारा दुख इकट्ठा हो जाएगा कि मंत्रालय बना दिया जाना चाहिए, पेपर लीक कल्याण मंत्रालय, जिसका काम हो कि इसको समझा दिया जाए कि पेपर लीक होना आपकी नियति है। नौकरी पाने के लिए मत लड़िए, चौराहे पर दुकान खोलिए, बार्टर सिस्टम के हिसाब से जीवन चलाना शुरू करिए, एक दूसरे की जिंदगियों में मदद करिए। सरकारें असमर्थ हैं आपके लिए कुछ भी कर पाने में। वो आईएएस अधिकारी निकम्मे हैं जिनके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी थी कि परीक्षा बिना किसी व्यवधान के हो जानी चाहिए। उनकी वो तमाम कही गई बातें जब उनको पहली बार नौकरी मिली थी वो केवल झूठी बातें थी। कोचिंग के अध्यापकों के द्वारा इंटरव्यू के दौरान रटा दी गई जो बातें थी उन्हीं को उन्होंने सेलेक्ट होने के बाद भी दोहरा दिया था। इसके अलावा उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी नैतिकता अधिक नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह इस मामले में जो भी पेपर लीक होता है उसको लेकर के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि पूरा काम काफी संगठित ढंग से होता है, हर मॉड्यूल अपने हिसाब से काम करता है। इस तरह के मॉड्यूल में ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो खुलासा होने पर जेल जाने के लिए तय किए जाते हैं और तैयार किए जाते हैं। इन्हें इस शर्त पर राजी किया जाता है और पैसा दिया जाता है कि वो मुंह कभी नहीं खोलेंगे। इसके लिए उनको बाकायदा पैसा रुपया दिया जाता है। पेपर लीक से उगाही की गई रकम का एक बड़ा हिस्सा जेल गए लोगों को छुड़ाने और उनके परिवारों को सहारा देने के लिए तय कर दिया जाता है। अब जब इतनी फुल प्रूफ व्यवस्था बनी है तो किसी को क्यों ही दिक्कत हो सकती है। आपके तमाम पसंदीदा नेता इस बात में शामिल हैं, इस चीज को स्वीकार करिए। जिन विधायकों की सूचना के बिना एक ट्रक उस विधानसभा या जिले की सीमा से पार नहीं कर सकता, उनके यहां पेपर कैसे लीक हो रहा है? किस बात के जनप्रतिनिधि हैं वो? इस बात का सवाल पूछिए। भैया भैया कह के अधिकतर परीक्षार्थी जब परीक्षा नहीं होती है तो उनके पीछे घूमते रहे होंगे। पूछिए भैया से कि भैया हमारी नौकरी किसने खा ली है, कौन जिम्मेदार है हमारे अरमानों को कुचलने के लिए। आईएएस अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी सब सही करवाने के लिए, कल ही कहा गया कि सभी अधिकारियों से बात की गई थी, उनसे पूछिए कि एक बार सामने बैठिए और पूछिए कि भैया कैसे हो गया ये सब। क्यों सरकार परीक्षा से जुड़े हर आदमी का फोन सर्विलांस पर नहीं लगा सकती है? क्यों उनके फोन ट्रैक नहीं किए जाते हैं? उनके परिवार और नजदीकी लोगों की प्रोफाइल जांच क्यों नहीं की जाती है? या क्यों उनके बारे में और तमाम पूछताछ नहीं की जाती है? इसकी वजह यह है कि क्योंकि सभी लोग मिले हुए हैं, किसी को भी समस्या का हल नहीं देखना है, किसी को भी उस परीक्षार्थी की चिंता के बारे में कुछ नहीं सोचना है। उन अभ्यर्थियों की कहानियों में दिलचस्पी रखना शुरू कोई करेगा तो आप करिए, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं। उन परीक्षार्थियों की कहानियों में दिलचस्पी रखिए जो सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करके आते हैं, ट्रेन के गांधीवादी दर्जे यानी थर्ड क्लास में एक के ऊपर एक चढ़ करके वो न जाने कहां से कहां जाते हैं। लेकिन वहां पहुंच करके उनको पता चलता है कि कुछ धन्ना सेठों ने अपने बच्चों को सफल करवाने के लिए पेपर खरीद लिया है। किसी ने नौकरी के चक्कर में अपना खेत बेच करके घूस दिया है ताकि पेपर मिल जाए और वो नौकरी पा सके। और जब ये सब कुछ देखता हूं तो मुजफ्फर इस्लाम का एक शेर याद आता है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है। और ये बताता है कि कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए गलत काम किए और उनकी सजा उन असंख्य लोगों ने पाई जिनके पास सजा पाने के सिवाय कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा गया है। नैतिक जिम्मेदारियां जब चुनावी मुद्दे बन जाएं तब भी एक शेर याद आता है। शेर की एक बड़ी अच्छी बात होती है कि मौका बेमौका हर जगह याद आता है और हर जगह फिट होने के लिए शेर लिखे गए हैं। टॉम अल्टर एक मशहूर अभिनेता रहे हैं, उनको कहीं ये शेर पढ़ते हुए सुना था। सरदार अंजुम का शेर है कि मत इल्जाम किसी पर देना, तुम हो अंजुम अपने कातिल। जिन चीजों को हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारियां होना था वो आज की तारीख के चुनावी मुद्दे हैं और आप और हम उस पर वोट दे रहे हैं।
सुरक्षा और न्याय मुद्दा कैसे हो सकता है वोट मांगने का? यह तो शासन का अभिन्न अंग होना था। भ्रष्टाचार रोक देंगे या पेपर लीक नहीं होने देंगे, इस बात पर वोट मांगा जाए तो यकीन जानिए कि आपका वोट नीलाम हो रहा है और आपके हिसाब से दाम नहीं तय होगा। और अगर आप ये सवाल पूछे बिना वोट दे रहे हैं कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है और कौन इस बात के लिए जिम्मेदार है, इस बात की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई, तो इस आस में अगर वोट दे रहे हैं कि सब सही हो जाएगा, तो यकीन जानिए आपने अपनी आखिरी कीमत बाजार में लगा दी है। अब आप बिक गए हैं और अब आप लोगों की जो कमजोर नब्ज है वो सभी को मिल गई है। ये समय गहरे अंधकार का है। यहां से आपके पास दो रास्ते हैं, या तो उस कृत्रिम अंधेरे को सच मान लीजिए या फिर लड़िए कि हमारे जिन प्रकाश के स्रोतों को ढक लिया गया है उनको खोला जाए, और इस कदर लड़िए कि अगर खिड़कियां ना खोली जाए तो दीवारें गिर जाएं। किसी तरीके से नेगोशिएशन पे मत जाइए कि दो खिड़कियां खोल दी जाएंगी तो इतना प्रकाश आ जाएगा, 3 खोल दी जाएंगी तो इतना प्रकाश आएगा, लेकिन बदले में आपको कुछ हमारे लिए करना होगा। दीवार गिराने की हद तक नहीं लड़ेंगे तो यकीन जानिए ये अंधेरा और गहरा होता जाएगा। अपनी कोचिंग संस्था के फेवरेट टीचर से पूछिए कि हम तो लड़ गए थे आपके एक स्टार को बचाने के लिए, उसकी गिरफ्तारी रोकने के लिए, लेकिन आपके उस पूरे ग्रुप ने, उस पूरे समूह ने हमारे लिए क्या किया है? कहीं वही लोग तो नहीं है जो अपने प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए ऐसा करवा रहे थे? इन सवालों पर नजर डालिए। ईमानदार और भलाई आज की तारीख का मुखौटा है अपने उन गुनाहों को छुपाने के लिए जिनको वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और वो खुल गया तो भरभरा कर गिर जाएगा उनका ताजमहल और उनका लाल किला। ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर के गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। हर तारीख में एक न एक ऐसी बात लिखी हुई है जिस रोज पेपर लीक हुआ है। कोई तारीख अछूती नहीं रही है जिस रोज पेपर लीक नहीं हुआ हो। एक नजर इस बात पर भी डालते हैं कि पेपर लीक होता कैसे है। हालांकि इसका एक अलग वीडियो बनाया गया है। आज के क्या आप जानते हैं कि वीडियो में आप उसे विस्तार से समझ सकते हैं। थोड़ी सी बातें हम उसके बारे में इस वीडियो में कर लेते हैं। पेपर लीक के 4 जिम्मेदार हिस्से होते हैं। पेपर सेट करने के लिए बनाए गए पैनल, एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी, पेपर प्रिंटिंग का जिम्मा उठाने वाली एजेंसियां, एग्जाम सेंटर, और इसके अलावा अगर अतिरिक्त में बोनस में 2 नाम लेने हो तो नेता, अधिकारी और जो कोचिंग संस्था वाले होते हैं जिनको आप पसंदीदा या तो नेता मानते हैं या तो अपना शिक्षक मानते हैं। शिक्षकों को लेकर के आजकल बड़ा क्रेज हो गया है, लेकिन आपको उसके पीछे का छुपा सच देखना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सब खेल कैसे हो जाता है। जिनके पास इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, इतनी बड़ी ताकत है, यहां से लेकर के शिक्षा मंत्री तक जिनसे सीधी सीधी बात करते हैं, उनके रहते हुए, उनके मार्गदर्शन में पढ़ते हुए आपका पेपर कैसे लीक हो गया? इन सवालों को पूछिए और उठाइए। इनको बिना उठाए हुए कुछ नहीं होने वाला है। आखिरी एक लाइन है जो कहीं पढ़ी थी, वो आपके लिए नजर कर देता हूं। प्रशासन की विफलता ये सिद्ध करती है कि हमारा प्रशासक नपुंसक है। इस बात को जितनी बार दोहराना है दोहराइए कि प्रशासन की विफलता ये सिद्ध करती है कि हमारा प्रशासक नपुंसक है। अगर प्रशासक जो है वो जिम्मेदार होता और उसके अंदर थोड़ी सी गैरत बची होती तो हर तारीख पर इस तरह के गुनाह और जुल्म नहीं लिखे होते छात्रों के हक में। बकाया आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को साझा करिएगा। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने आज इस्तीफा दे दिया। श्रीलंका के स्थानीय मीडिया के हवाले से इस बात का दावा किया गया है कि विपक्ष की अंतरिम सरकार बनाने की मांग के आगे झुकते हुए राजपक्षे ने यह कदम उठाया है। हालांकि कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि उनके भाई ये कह रहे थे कि राजपक्षे को इस्तीफा दिलवाने के लिए हम मना लेंगे। इसके अलावा एक खबर दिल्ली से। दिल्ली नगर निगम की एक टीम आज शाहीन बाग में बुलडोजरों के जरिए अवैध निर्माण को गिराने गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों और कुछ नेताओं, कुछ सामाजिक संस्थाओं के लोगों के विरोध की वजह से इस कार्रवाई को रोकना पड़ा। राजधानी के तकरीबन 35 नामचीन हस्तियों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ दिल्ली सरकार और नगर निगमों को पत्र लिख करके तुरंत इस बात पर रोक लगाने की मांग करी, और कोर्ट ने इसकी सुनवाई से, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की सुनवाई से मना कर दिया कि जो एमसीडी लेकर के गई कि हम तो वहां गिराने गए थे लेकिन हमको रोक दिया गया, और उन्होंने उसे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा एक और खबर, आज सप्ताह का पहला दिन था, सोमवार था। शेयर बाजार की शुरुआत जोरदार गिरावट के साथ हुई। दिन भर जो रहा मामला, दोनों सूचकांकों ने लाल निशान पर कारोबार किया। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 364 अंक या 0.67% पर फिसल कर 54,471 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक 109 अंक या 0.67% गिर करके 16,302 के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा एक और खबर, पाकिस्तान में हो रहे जुल्मों से बचने के लिए लगभग 800 हिंदू परिवार 2011 में भारत आए थे। साल 2011 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने पाकिस्तान में रह रहे लोगों को लंबी अवधि का वीजा यानी एलटीवी देने का निर्णय किया था, जिनका धार्मिक उत्पीड़न पाकिस्तान में हो रहा था। उस दौरान सैकड़ों हिंदू और सैकड़ों सिख समुदाय के लोग भारत आए थे।
करीब 1 दशक बाद भी उनको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकी। मजबूरन उन 800 हिंदू परिवारों को वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। भारत सरकार आज तक इस बात पर कोई फैसला नहीं कर सकी है। ये हालिया खबर है। सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और भाजपा की केंद्र सरकार को कोसते हुए लिखा कि सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के शिकार लगभग 800 लोग जो भारतीय नागरिक बनने की उम्मीद से आए थे, उन्हें मोदी सरकार के सीए गैर कार्रवाई से धोखा मिला है। वो अत्यंत दुखी होकर के पाकिस्तान चले गए हैं, जहां एक बार फिर से उनका उत्पीड़न किया जाएगा। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने देशद्रोह कानून के प्रावधानों की फिर से जांच करने और पुनर्विचार करने का फैसला किया है। साथ ही अनुरोध किया है कि जब तक सरकार इस मामले की जांच नहीं करती है, तब तक देशद्रोह के मामले पर सुनवाई न की जाए। इसके पहले सुनवाई के दौरान केंद्र ने इस कानून को सही करार देते हुए इसे बरकरार रखने की बात कही थी। केंद्र सरकार ने देशद्रोह कानून का बचाव करते हुए शनिवार यानी 7 मई को सुप्रीम कोर्ट से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने का अनुरोध किया था। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में 3 जजों की संवैधानिक पीठ देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली को भी यह तय करना था कि इस याचिका को 5 या 7 जजों की संवैधानिक पीठ के पास रेफर किया जाए या फिर 3 जजों की बेंच ही याचिका पर सुनवाई करे, लेकिन उसके बीच में केंद्र सरकार की तरफ से ये अपील आ गई। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत ओशो की तरफ से। वो कहते हैं, एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता और जो मासूम है वो कभी गंभीर नहीं हो सकता। जीवन में अलग अलग अर्थों में इसको समझ सकते हैं। बकाया आप क्या सोचते समझते हैं इस नसीहत को सुनकर के या पूरे कार्यक्रम को सुनकर के, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई शिकायत या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम को साझा करिएगा। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।